हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जारी करने वाले आंसर की आज जो 8 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है आरएससी थी उसकी। हालांकि पेपर मैंने देखा बहुत अच्छा हुआ आपका पेपर। बहुत से स्टूडेंट खुश थे और ज्यादातर क्वेश्चन जो हमने पढ़ा उसी में से आए थे। ठीक है, फिर भी आप ये आंसर की पूरी ध्यान से देखिएगा। जो पुराने हैं वो अपने आंसर की इसको देख के आपको जो मिली आंसर की कॉपी उसको चेक कर लेवे कितने आपके सही हुए कितने गलत हुए। जैसे कि आपको पता है कि 70 नंबर का एग्जाम होता है और 35 प्रश्न आते हैं, इसमें से अगर 28 आपके सही होते तो आप पास हो। प्रैक्टिकल के नंबर अलग से जुड़ते हैं, उसमें आप पास हो तो भी इसमें आपको अलग से पास होना जरूरी है। दोनों मिलकर परसेंटेज नहीं निकाला जाता, इसका अलग से आपको 28 मार्क्स चाहिए। अगर आप काउंट कर लेना, अगर आपके 14 प्रश्न भी सही होते हैं तो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है तो आपके 28 नंबर आ जाएंगे और आप इस एग्जाम में पास हो। और अगर 14 प्रश्न से कम सही है तो संभावना है कि आपको री एग्जाम का फॉर्म भरना पड़े, लेकिन फिर भी आप रिजल्ट तक वेट कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का एग्जाम का जो आंसर की वो आपको बता देते हैं, आपको पता चल जाए कि क्या क्या सोल्यूशन होने चाहिए, क्या लिखे। ठीक है, तो ये आपको जैसा कि पता है कि 4 की में होता है, अलग अलग क्वेश्चन सेम रहते हैं, क्रम चेंज होता है। ए बी सी डी 4 सीरीज होती है। तो ये जो हमारे पास किसी स्टूडेंट की जो शीट है, क्वेश्चन पेपर बुकलेट है, वो डी सीरीज की है। यानी डी सीरीज में जो मैं आपको क्रम बताऊंगा उसी क्रम में मिलेंगे। बाकी अगर आपका पेपर ए बी सी इन सीरीज का भी है तो उनमें ये प्रश्न आए हुए होंगे, हो सकता है पहला प्रश्न 35वें की जगह हो, क्रम चेंज होगा। बाकी क्वेश्चन ये कि ये सेम 35 प्रश्न चारों सीरीज में है, तो आप जो किए आपके पेपर का आप इससे मैच कर लेंगे। और जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने अभी एग्जाम नहीं दिया, नेक्स्ट एग्जाम में बैठने वाले हैं, वो भी ध्यान से देखें, जिससे आपको पैटर्न का पता चले किस टाइप का आरएससीटी एग्जाम होता है। केवल थ्योरी होता है, इसमें प्रैक्टिकल का आपको कुछ भी नहीं, मतलब कंप्यूटर पर कुछ नहीं पूछा जाता है, केवल आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। पहला जो क्वेश्चन था, इसको थोड़ा जूम कर देते ताकि आपको मोबाइल की स्क्रीन में दिखे। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से क्लियर दिख रहा होगा। प्रश्न दोनों भाषाओं में आता है, जैसा आपने आज देख ही लिया है, और जो नए हैं जिन्होंने नहीं दिया वो देख लेवे। इस प्रकार से पेपर आता है, एक तरफ इंग्लिश में लिखा होता है, एक तरफ हिंदी में। हिंदी थोड़ी शुद्ध हिंदी होती है, कई बार समझने में जटिल लगती है, तो कंप्यूटर के कई वर्ड इंग्लिश में आसानी से समझे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वो है पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब का उपयोग स्लाइड की पृष्ठभूमि का स्वरूप बदलने के लिए किया जाता है। तो जैसे आपको ये हिंदी में थोड़ा सा पृष्ठभूमि वगैरह से वर्ड लगेंगे, तो इंग्लिश में ये प्रश्न ये है कि कौन से रिबन टैब का प्रयोग अपन इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए करते हैं। पावर पॉइंट जो प्रोग्राम है उसमें स्लाइड का जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डिजाइन, तो उसके लिए कौन से टैब का यूज होता है। टैब मतलब वही जो होम इंसर्ट जो ऊपर दिखते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर है बी, डिजाइन टैब। तो डिजाइन टैब के द्वारा हम उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिजाइन टैब में बैकग्राउंड चेंज करने के ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग पैटर्न होते हैं, टेम्पलेट होते हैं, कलर्स होते हैं, बैकग्राउंड कलर्स होते हैं। तो इसका आंसर बी है। अगर बी लिखा है तो आपके 2 नंबर जुड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो टैब का क्या उद्देश्य है। तो स्लाइड शो टैब, देखिए स्लाइड आपने बना दी किसी भी प्रोजेक्ट पे, अलग अलग जो भी आपको उसमें डेटा देना है, फोटो देना है, उसके बाद आपको उसको बड़े पर्दे पे शो करना है, तो उसके लिए होता है स्लाइड शो। ठीक है, तो इसमें आंसर सी राइट होगा। प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए सेट करने के लिए, टू सेट अप द प्रेजेंटेशन फॉर ऑडियंस, कि जब भी ऑडियंस को टेलीकास्ट करना है तो उसको स्लाइड शो चलाया जाता है, जिससे बड़े पर्दे पे हर जो स्लाइड है वो फुल स्क्रीन पे दिखती है मॉनिटर के। इसको प्रोजेक्टर के साथ जोड़ के हम बड़े स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं, या बड़े मॉनिटर जो आजकल नए स्मार्ट टीवी है उसके ऊपर भी टेलीकास्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, टू सेट अप द प्रेजेंटेशन फॉर ऑडियंस। ठीक है, प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए सेट करना। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या मतलब है। ठीक है, ये एक मतलब वायरस के टॉपिक से आया है क्वेश्चन, जिसका मैंने पूरा डिटेल वीडियो भी आपने देखा होगा, उसमें फिशिंग, हैकिंग, इन सब चीजों को समझाया गया है। तो फिशिंग क्या होता है, इसका आंसर डी सही है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए लेकिन 4 ऑप्शन में से डी सही है। धोखाधड़ी एवं सेंसिटिव जानकारी के लिए ईमेल या संदेश व्यक्ति को भेजना। कई बार आपको देखो कुछ ऐसे प्रलोभन टाइप के लिंक भेजे जाते हैं, मैसेज में भी कई बार आता है, कई बार ईमेल भी ऐसे आते हैं, कुछ ऑफर्स को लेके, कुछ चीज अट्रैक्टिव देखने को लेके, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है उसके झांसे में आ जाता है। और जैसे ही वो लिंक खोलता है, जो वायरस है, जो आपका हैकर्स है, वो आपके कंप्यूटर में उसको अटैक चालू हो जाता है। फिर वो आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन वो उसके पास जाती रहती है, तो उसको फिशिंग बोलते हैं। आपने जैसे कई बार देखा होगा, आपको कई बार मोबाइल पे भी लोग लिंक भेजते हैं कि जियो का ऑफर है, इतना फ्री मिल रहा है, अंबानी के पोते का बर्थडे है, टाटा का जन्मदिन है, इसके लिए फ्री दे रहा है, इसको क्लिक करो, 10 लोगों को और भेजो। तो कई लोग ना समझी में भेजते भी है और कई लोग इसका शिकार भी होते हैं।
तो ऐसे में आप ध्यान रखिए, ऐसे कोई भी ऑफर जो आते हैं वो वैलिड नहीं है, वो केवल एक फिशिंग है। आपको किसी जाल में फंसाया जा रहा है कि आप खुद भी उस लिंक पे क्लिक करते हो, आपकी जानकारी भरते हो और उसके अलावा आपको 10 लोगों को और भेजने का बोला जाता है। तो ये केवल ट्रैप है। तो इस चीज से आपको ये भी सलाह दी जाती है, आप इससे बच के रहे। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है, फिशिंग होता है ये। फिशिंग मतलब, फिशिंग क्या होता है? मछली को पकड़ना। तो यहाँ पर भी वो जो जालसाज लोग हैं जो साइबर क्राइम करते हैं, वो एक किसी मतलब मछली को पकड़ ही रहे एक तरह से, या कोई ना कोई उनके पकड़ में आ जाए। तो आप लोग आजकल जो भी इंटरनेट का जमाना, तो थोड़ा सावधान रहिएगा कि अगर देखो, आम व्यक्ति को तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति के पास वो फिशिंग वाला लिंक चला जाए, वो खोले, जिसका नेट बैंकिंग है, शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनके बहुत सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन उससे होते हैं, तो उनको इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, कि वो होते बहुत है, लेकिन उनको कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है बकरा जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। तो ऐसे में आप इसका शिकार न बने, और कोई भी बिना सोचे समझे मैसेज को फॉरवर्ड न करें। ये कोई हमारी आदत है, ये जियो का फ्री मिल रहा है, 10 लोगों को भेजूंगा तो फ्री मिल जाएगा। वो फ्री भी कुछ नहीं मिलता। ठीक है, जो और मिलना होगा तो आपको बड़े बड़े होल्डिंग टीवी एड उसमें ऐड आएगा, कोई मैसेज के जरिए नहीं जाएगा। इस चीज से आप अवेयर भी रहे, सोशल अवेयरनेस का भी विषय है, और लोगों को भी अवेयर करके आपके पास आते हैं उनको भी आप रोकें कि इस मैसेज को आगे नहीं जाए। ये जो येलो हाईलाइट की है वो सही आंसर है। अगर आप कोई लेट भी देख रहे हो, आपको कोई कंफ्यूजन भी हो, तो आप ध्यान रखिए येलो में हाईलाइट की राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में निम्नलिखित किस एक्ट का उद्देश्य विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम की अवैध प्रतियों के नियंत्रण और विनियमन को नियमित करता है। ठीक है, अब इसका जो सरल मतलब ये है कि ऐसा कौन सा कानून है जो कि प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर की जो इलीगल कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है, उसको नियंत्रित करता है। जैसे देखो, विंडोज कंपनी का अधिकार विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास है, विंडोज सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम का अधिकार, ऑफिस का अधिकार माइक्रोसॉफ्ट के पास है। एक्चुअल में इनको खरीदना हो, इनको आपके कंप्यूटर पे चलाना हो, तो आपको इसका लाइसेंस वर्जन खरीदना पड़ता है, जिससे उस प्रोग्राम की जो लागत लगी है, जो उनका प्रॉफिट है, वो बकायदा माइक्रोसॉफ्ट तक जाए। ये तो था लीगल मैटर। लेकिन इनलीगली लोग क्या करते हैं, कई कंप्यूटर ऑपरेटर, कई हार्डवेयर वेंडर्स क्या करते हैं कि उनके पास एक लाइसेंस कॉपी है, उसी को क्रैक या जो भी उसको डिकोड करके वही कॉपी एज अ पायरेसी भी बोलते हैं, सभी के अंदर डाउनलोड कर देते हैं। तो ऐसा इसके लिए कानून बना है, उसको बोलते हैं कॉपीराइट अधिनियम। और कॉपीराइट आप नॉर्मल भी जानते हो, कोई भी कंटेंट को कॉपी करना, उसके पब्लिशर के मर्जी के खिलाफ, उसकी आज्ञा के बगैर उसको कॉपी करना कानूनी अपराध है। जो भारतीय दंड संहिता के अंदर उसका जो कानून है वो है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, 1957। ठीक है, तो इसमें हम कंप्यूटर से संदर्भ में ले रहे, तो कंप्यूटर का कोई भी सॉफ्टवेयर हो या कोई भी डेटा हो, उसको बिना उसके पब्लिशर के या जो भी उसका कंपनी है, ओनर है, जो क्रिएटर है, उसकी आज्ञा की अगर आप उसका मिसयूज कर रहे हो बिना उसको पैसा चुकाए, तो वो कॉपीराइट कहलाता है ना। आज जो फिल्में भी आप देखते हो, कोई गाने हैं, तो अगर कहीं रेडियो वीडियो पे चलते हैं तो उसके जो भी सिंगर है उनको उसकी रॉयल्टी जाती है। ठीक है, और आप उसको अवैध तरीके से मोबाइल पे चलाते हो अगर किसी डाउनलोडर के पास, तो वो भी अवैध है। कई बार रेड पड़ती है पुलिस की मोबाइल की दुकानों पे, वो जो गाने रखते हैं लोगों में फुल डाउनलोड करते हैं, तो वो मतलब इलीगल है। तो ये कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अनुसार वो इलीगल एक्ट है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह है वो इलीगल कॉपी उसकी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यही इसका एक कानून है जो ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट किस कार्य के लिए अनुमति प्रदान करता है? ठीक है, तो सिस्टम रीस्टोर ऐसा है, कई बार कंप्यूटर में कुछ खराबी आ जाती है, त्रुटि आ जाती है, करप्ट होने के जैसा हो जाता है, तो कई बार एक रीस्टोर चलाया जा सकता है। उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम भी रही है, उससे पहले तक सही था, तो उससे पहले सही वाले पॉइंट तक उस कंप्यूटर की सारी चीजें ले जाई जाती है, ताकि आपका कंप्यूटर सही हो जाए। बात समझ रहे हो? तो सिस्टम सिस्टम को पिछली स्थिति में वापस ले जाए अगर समस्या त्रुटि आती है। रोल बैक द सिस्टम टू प्रीवियस स्टेट इफ इश्यूज और एरर अकर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा बैक में चला जाता है, थोड़ी मेमोरी उसकी बैक में चली जाती है, जिस समय आपका सिस्टम सही था तो उस सिरे से वापस चलने लगता है। अगर आगे कोई प्रॉब्लम आ गई है, अगर रिस्टोर में चला है, तो थोड़ा सा बैक चला जाएगा, जब आपका सिस्टम की फाइलें सब कुछ सही थी। ये है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेल 2010 में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज होता है? तो एक्चुअल में क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस कंबाइंड कंट्रोल एच होता है, लेकिन ये फाइंड और रिप्लेस कंट्रोल ऐप से भी खुलता है। ठीक है, जहाँ पे फाइंड का ऑप्शन दिखता है उसके पास ही होता है कि रिप्लेस का भी।
अगर कोई यूजर चाहे कंट्रोल एफ से करना तो कंट्रोल एफ से भी फाइंड का खुलेगा, उसके पास में एक बटन होगा रिप्लेस का, तो वहां जाके वो फाइंड और रिप्लेस भी कर सकता है। तो देखा जाए तो दोनों ऑप्शन से हम जो ये कार्य है वो कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट फाइंड एंड रिप्लेस कंट्रोल ऐसे खुलता है, तो इसमें ये संभावना बनती है, क्योंकि अभी हम इसमें यूनिवर्सिटी को लेटर लिखेंगे, मेल लिखेंगे, कुछ ऐसे जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है उसके बारे में, जिससे बोनस अंक दिए जा सके। तो अगर यूनिवर्सिटी कंसीडर करती है, हमारी बात को मानती है, तो इसमें हो सकता है आपको बोनस अंक मिले। बाकी राइट आंसर इसके दोनों सही है, ए और सी। ज्यादा प्राथमिकता से गहरे से देखें तो कंट्रोल एच सही है, लेकिन कंट्रोल एफ से भी फाइंड वाला ऑप्शन खुलता है, उसके पास ही रिप्लेस भी है। तो एग्जैक्ट तो सी सही है और ए भी सही है, और इसमें बोनस अंक आपको मिलने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है जिसके दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो संभावना है बोनस की। बाकी इसका एकदम एग्जैक्ट तो कंट्रोल एस सही है, लेकिन चूंकि स्टूडेंट इतना डीप नहीं जाता, तो उसको पता है कि एफ से भी खुलता है, एस से भी खुलता है, दोनों से खुलता है। तो यूनिवर्सिटी को मैं गुजारिश करूंगा कि इसमें बोनस अंक दिया जाए। ठीक है, लेकिन ये दोनों गलत है, आर और एन ये नहीं होते। ठीक है, तो ये दोनों सही है और इसमें बोनस अंक का बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आपको डेमो करके भी दिखा सकता हूँ ये कौन सा एक्सेल में है। ये देखिए, ये एक्सेल हम खोल रहे हैं। अब यहाँ फाइंड मतलब कोई वर्ड ढूंढना हो तो उसके लिए जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, कंट्रोल एफ। ठीक है, कंट्रोल एफ दबाऊंगा तो भी देखिए फाइंड एंड रिप्लेस खुल रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, कंट्रोल एच, एच दबा रहा हूँ, अब भी देखिए वही ऑप्शन खुल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों सही है और आपका एक बोनस बनता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल बुक। ठीक है, तो इसका भी जो है आपका बोनस बनेगा, क्योंकि इसका राइट आंसर होता है शिफ्ट की के साथ F11, जो फंक्शन की है सबसे ऊपर F1 F2 F12 तक दी होती है। शिफ्ट और F11 आप जब दबाओगे तो एक नई वर्कशीट उसी वर्कबुक में डलेगी। बाकी ये तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें कंट्रोल एन होता है, तो लेकिन वो तो पूरी नई एक वर्कबुक बनाने के लिए, एक नई फाइल बनाने के लिए होता है, नई शीट डालने के लिए नहीं होता। शीट डालना मतलब एक्सेल में डिफॉल्ट रूप से 3 शीट होती है पहले से मौजूद, शीट 1 शीट 2 शीट, जैसे किताब में पेजेस होते हैं, तो ये 3 पेजेस होते हैं ऑलरेडी। उसी बुक में चौथा पेज ऐड कराना हो, चौथी शीट ऐड करानी हो, ठीक है, तो वो केवल शिफ्ट और F11 से होगी। अगर कंट्रोल एन दबाएंगे तो पूरी फाइल एक नहीं बनेगी, तो इसके अंदर शीट नहीं डालने के लिए बोल रहे हैं। तो ये चारों ऑप्शन उत्तर सही नहीं है। इसका उत्तर एक्चुअल में शिफ्ट प्लस F11 होगा, जो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें 100% एक बोनस मार्क्स बनता है। इस बात को भी हम ईमेल में कंसिडर करेंगे कि वर्तमान इसका आपको 2 नंबर बोनस देवे। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेल 2010 में एक चयनित रेंज के लिए ऑटो सम करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है। Which keyboard shortcut key is used to auto sum a selected range of cells in Excel 2010। तो जो भी है, एक रो में अगर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, अब नीचे वाले खाने में उन सबका जोड़ करना है। तो वैसे तो बराबर करके सम फॉर्मूला दे सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की करनी है तो अल्टर और बराबर इन दोनों को साथ में दबाएंगे, अल्टर की और बराबर को साथ में दबाएंगे, तो ऑटोमेटिक उनको सिलेक्ट कर लेगा, उसका टोटल बता देगा एंटर करते ही। तो इसका आंसर सी सही है, अल्टर और बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा प्रिंटर डेटा या छवियों को कागज की सतह पर तेज गति से स्याही की छोटी बूंदें छिड़ककर प्रिंट करता है। ठीक है, विच प्रिंटर प्रिंट्स डेटा और इमेज बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक हाई स्पीड इनटू द सरफेस ऑफ पेपर। तो इसका आंसर है इंकजेट प्रिंटर होता है, वो बहुत तेज गति से स्याही की जो बौछार करता है पेपर पे, जिससे उसके ऊपर इमेज बनती है। तो इसका आंसर ए है, इंकजेट। तो आप इसमें ए लिखिएगा, इंकजेट अगर आपने दिया तो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में निम्नलिखित नियंत्रण समूह है। फॉलोइंग
is in the control group in the animation tab of Microsoft PowerPoint 2010. तो एनिमेशन टैब में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है वो पूछ रहा है। तो एनिमेशन टैब में देखिए प्रीव्यू भी होता है। प्रीव्यू मतलब एनिमेशन का मतलब ये होता है कि आपको कोई चीज को विशेष इफेक्ट देना है। जैसे कोई चीज है उसको चलते हुए दिखाना है, उसको उड़ते हुए दिखाना है, उसको राइट से लेफ्ट उड़ता हुआ, जैसे आप फिल्में चालू उसमें टाइटल देखते हो कोई घूमते हुआ आता है, कोई इस टाइप से जो विशेष प्रभाव है ना, कोई चीज उड़ते हुए भी दिखती है, तो वैसा आपको प्रभाव दिखाना, तो उसके लिए एनिमेशन टैब यूज होता है पावर पॉइंट में। और उसके एनिमेशन टैब जो एक पूरा फोल्डर है, मेन्यू है, उसके अंदर प्रीव्यू भी होता है जिसके अंदर हम एनिमेशन लगा के देख सकते हैं कि जब हम लोगों को दिखाएंगे तो कैसा दिखेगा उसका सैंपल। एनिमेशन खुद भी होता है जिसमें अलग अलग इफेक्ट होते हैं, राइट चलाना है, लेफ्ट चलाना है, और टाइमिंग का भी होता है, कितने समय बाद कौन सा एक्शन करना है, ये ऑटोमेटिक होगा या एक क्लिक करने के बाद, तो ऐसा टाइमिंग का भी होता है। तो ये सभी भी इसमें राइट आंसर है कि ये सभी इसमें होते हैं। अगला पेज, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए इसमें प्रश्न है नहीं है, इस नहीं है को कंसीडर कीजिएगा। इनपुट डिवाइस नहीं है। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है? आपने लगभग तैयारी अच्छी हुई होगी कि आपने सारी हमारी स्लाइड है ये सॉरी वीडियो वगैरह देखे जो हमने भेजे आपको, और जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो भी ध्यान रखें, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि वे कंप्यूटर के अंदर जो मशीनरी होती है, कंप्यूटर के वे मशीनरी पार्ट्स, जिसके द्वारा कोई भी डेटा या फाइल को कंप्यूटर के अंदर भेजा जा सकता है। तो इसमें या कोई भी अपना जो मैसेज है, अपना जो आदेश है वो कंप्यूटर को दे सकते हैं उनके जरिए, ठीक है। तो इसमें ट्रैक पॉइंट ये इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल ये भी इनपुट डिवाइस है, और डी जॉयस्टिक, जॉयस्टिक बच्चों के गेम खेलने के लिए आता है डिवाइस जो यूएसबी पिन से सीपीयू के साथ लगता है, वो भी इनपुट डिवाइस है। अब जो नहीं है वो है प्लॉटर। अब प्लॉटर क्या होती है? आप जैसा प्रिंटर जानते हो कि प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंटर होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, वैसे ही बड़े बड़े नक्शे, बड़े बड़े बैनर, जैसा आप पीछे देख रहे हो ये बड़ा बैनर लगा हुआ है, तो ये बैनर प्लॉटर के जरिए निकलता है। बड़ी मशीनें होती है 10 फीट की, 20 फीट की, 25 फीट की, तो ये बड़े बड़े जो होल्डिंग वोल्डिंग लगे होते हैं ये प्लॉटर से इनके द्वारा बैनर निकलता है। आप जो गाड़ियों पे अगर नाम लिखवाते हो वो भी आप देखो तो प्लॉटर से वो निकलता है, ठीक है, रेडियम पे वगैरह नाम लिखते हैं, तो वो बड़ी मशीन प्लॉटर कहलाती है। तो प्लॉटर आउटपुट होती है, इससे हमको आउटपुट मिलता है ना, प्रिंट आउट मिलता है। हम इसके जरिए डेटा को अंदर नहीं भेज सकते, बाहर निकाल सकते। तो ये इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आंसर सी विल बी करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 12वां जो प्रश्न है वो है कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग में नहीं किया जाता? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, ठीक है। कई बार सब मिलते जुलते आंसर, तो आपको अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। तो और यह कुछ पुराने पेंसिल से छाटे हुए भी, तो इसको आप कंसिडर नहीं कीजिएगा क्योंकि ये किसी स्टूडेंट का कॉपी हमने लेके आपको आंसर की का वीडियो बनाया है, तो वो कोई भी स्टूडेंट का हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आपको जो पीले कलर में जो डार्क किया हुआ उसी को आप सही मानिएगा, है ना। जैसे ऊपर ट्रैक पॉइंट है, ऐसा आप उसको सही नहीं माने। जैसे 11वें का आंसर हमने आपको प्लॉटर बताया, प्लॉटर सही है, और इस प्रश्न का उत्तर ये डी सही है कि ये सभी यूज की जा सकती है। तो यहाँ ये कि इनपुट आउटपुट दोनों का काम वो करेगा, ठीक है। तो इसको लॉजिक को समझिए। अब फैक्स मशीन है, फैक्स मशीन दोनों है ना। आप फैक्स मशीन से फैक्स भेज भी सकते हो, है ना। मुझे यहाँ से जयपुर फैक्स भेजना है, तो मैं वही जो पेपर का जो डिजाइन है, जो पेपर है वो भेजूंगा, तो वो जयपुर निकलेगा। तो इनपुट मैंने किया। अब जयपुर जो मशीन है, जो प्राप्त करने वाला, वो क्या करेगा? वो आउटपुट लेगा, जो मैंने मैसेज भेजा वो वहां पे वैसे का वैसा प्रिंट होकर उसके प्रिंटर से निकलेगा। तो इसका मतलब ये दोनों हो गया इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो दूसरा है मल्टीफंक्शन डिवाइसेस, ठीक है। मल्टीफंक्शन डिवाइसेस क्या होता है कि जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों शामिल होता है, ठीक है। मॉडेम, मॉडेम में भी क्या होता है? मॉडेम एक सिग्नल ट्रांसफर की मशीन है। जैसे कि आपको पता है कि टेलीफोन लाइन जो होती है उसके जरिए अपन इंटरनेट यूज करते हैं, तो इंटरनेट पूरा टेलीफोन लाइन के ऊपर बेस्ड है। टेलीफोन लाइन हमारा एनालॉग सिग्नल यूज करती है, ठीक है। डिटेल के लिए आप इसका डिटेल वीडियो देखिएगा। और हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल यूज करता है। तो जब भी सिग्नल भेजना होता है तो हमारे कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को मॉडेम के जरिए एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इनपुट लेता भी एनालॉग लेता है, और आउटपुट सॉरी डिजिटल लेता है, आउटपुट एनालॉग देता है। ये हो गया मॉड्यूलेशन। और अगले कंप्यूटर में जब जाएगा सिग्नल ये, तो जो एनालॉग आएगा उसको वापस ये डिजिटल में कन्वर्ट करके अपने कंप्यूटर को बताएगा। तो मॉड्यूलेशन भी होता है, डिमॉड्यूलेशन होता है, इसमें भी इनपुट भी होता है, सिग्नल इन भी होता है, आउटपुट होता है, दोनों होता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये इनपुट आउटपुट रूप में इसमें नहीं किया जाए, सभी यूज की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें आंसर डी सही होगा कि ये सारी यूज की जा सकती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये तीनों हैं जो इनपुट आउटपुट के रूप में यूज की जा सकती है, ये आंसर सही है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा रीड ओनली मेमोरी रोम का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो देखिए रोम कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी लिखा पी रोम, तो आपको नाम से दिख रहा है कि ये तो रोम है ही है। ठीक है, इरेजेबल पी रोम, फ्लैश मेमोरी और ये सभी। ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी जो होती है वो रोम नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह वो मेमोरी होती है वो रोम नहीं है। ठीक है, तो वो फ्लैश मेमोरी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो रोम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, सर्च इंजन की भूमिका क्या होती है? सर्च इंजन में जैसे गूगल होता है, आपको कोई टॉपिक नहीं पता, आप गूगल में टाइप करते हो, वो ढूंढ के दे देता है। तो इसकी मुख्य भूमिका होती है सर्चिंग की, कि कोई भी जो आपने सब्जेक्ट लिखा है, कीवर्ड लिखा है, उससे संबंधित उसमें जो भी डेटा हो उसको सबको सर्च करके आपको देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ईमेल में बीसीसी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, बीसीसी का नाम है, पूरा नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब आप ईमेल भेजते हैं, अगर किसी को बीसीसी भी भेजते हैं, तो जिसको भेजा उसको नहीं पता चलेगा कि आपने किसको भेजा है, इसलिए उसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। लेकिन एक कॉपी उस व्यक्ति के पास भी जाएगी जिसको आपने बीसीसी पे रखा है। ठीक है, आप सीसी रखोगे तो वो सभी को दिखेगा कि आपने किस किस को भेजा है। जिसको मेन भेज रहे हो उसके अलावा सीसी, हम लोग जैसे हिंदी में जो अर्जी लिखते हैं उसको बोलते हैं प्रतिलिपि। तो प्रतिलिपि किसको भेजी है, तो भेजने वाले को पता चले, नीचे लिखा है इनको हमने कॉपी भेजी है। लेकिन आप ईमेल के अंदर जो ब्लाइंड बीसीसी के अंदर जिस ईमेल का टैग करोगे, तो जिसको मेन आपने भेजा है टू के अंदर ईमेल, उसको ये नहीं दिखेगा आपने उसको भी भेजा है, और उसको सीक्रेटली वो ईमेल आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, ये कंफ्यूजिंग प्रश्न था थोड़ा सा। बहुत से बच्चों ने ये लिखा है भारतीय मुद्रा है, तो रुपए क्या है? तो लगभग बहुत से बच्चों से पूछा मैंने, तो उन्होंने ये लिखा कि एक प्रकार की मुद्रा है। मुद्रा मतलब करेंसी। और आपकी बात सही भी है कि रुपए जो है वो करेंसी है, रुपए है, रुपया या रुपी, बट ये लिखा है रुपए। आजकल आप देख रहे हो डिजिटल पेमेंट के जमाने में आपके पास जो एटीएम कार्ड है जिसको डेबिट कार्ड कहते हैं, वो भारतीय जो डेबिट कार्ड कंपनी है वो रुपए है, रुपए का आप कार्ड यूज करते हो। तो इसका सटीक आंसर होता है एक डेबिट कार्ड का ब्रांड है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। बट चूंकि टेक्नोलॉजी एडवांस बढ़ती से बढ़ती जा रही है, पहले के एक टाइम तक डेबिट कार्ड ही रुपए का आता था। ठीक है, लेकिन अभी जस्ट रिसेंट रुपए ने क्रेडिट कार्ड भी जारी किया है। जो आज तक क्रेडिट कार्ड क्या होता था, हम लोग स्वाइप कर सकते थे या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे, हम क्रेडिट कार्ड से गूगल पे फोन पे नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी जो रुपए का क्रेडिट कार्ड है वो यूपीआई इनेबल्ड है, यानी इसको आप गूगल पे फोन पे में सेट करके आपकी जो रोजमर्रा की शॉपिंग है, जो आपके एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड से जाती थी, वो आप रुपए कार्ड से दे सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पुराने ज्ञान के आधार पर क्वेश्चन था। ठीक है, हो सकता है पेपर सेटर हो, पुराने ज्ञान का आदमी हो, जो लेटेस्ट हाथ से ताल्लुक नहीं रखता हो, तो उनका अंदाजा ये होगा कि डेबिट कार्ड का प्लान इसका सही आंसर होगा। बट आज आपका पेपर छपते छपते जमाना बदल गया है, और आज ये इसका आंसर एक क्रेडिट कार्ड का ब्रांड भी सही है। तो मैं इसमें भी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों आंसर को सही मानते हुए उसमें बोनस नंबर दिया जाए कि स्टूडेंट की गलती नहीं है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट बेचारे रुपए को करेंसी समझ के ए ऑप्शन भी लिख के आए हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जो कार्ड आपको दिख रहा है, हाँ ये रुपए का कार्ड है, देखिए नीचे डेबिट लिखा हुआ है, डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड तो इसका आंसर ही होता ही है। पहले क्रेडिट कार्ड नहीं होते थे, लेकिन अभी जो मैंने खुद ने भी लिया है, अभी यही चीज क्रेडिट कार्ड भी होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड दिख रहा है आपको, क्रेडिट लिखा हुआ, रुपए क्रेडिट। तो इस मायने से दोनों आंसर सही होने चाहिए, ये दोनों आंसर सही होने चाहिए, डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। देखिए आपके सामने एक स्क्रीन पे, तो इसमें आपको बोनस अंक मिलने चाहिए, आप बोनस अंक के भागीदार हो, हकदार हो, सॉरी। ठीक है, तो 16 प्रश्न में आप टेंशन मत लीजिए, डेबिट कार्ड को तो कोई आपकी गलत कर ही नहीं सकता। बाकी आपने दूसरा भी लिखा तो एक संभावना है कि आपको बोनस अंक मिल जाए, तो नंबर ये भी बोनस अंक मेरे ख्याल से इसमें 3-4 प्रश्न ऐसे जो बोनस के बनते हैं एलिजिबल। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन, कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट नहीं है? ठीक है, विच इज नॉट अ मोबाइल और डिजिटल वॉलेट, इसमें से डिजिटल वॉलेट कौन सा नहीं है? तो देखिए फ्री चार्ज ये भी डिजिटल वॉलेट ही है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप इससे। मोबीक्विक ये भी डिजिटल वॉलेट है, एयरटेल मनी ये भी डिजिटल वॉलेट है। तो इसमें से कोई नहीं आंसर सही है, इसमें कोई आंसर है ही नहीं ऐसा तो डिजिटल वॉलेट नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? ठीक है, शॉपिंग के लिए कौन सी वेबसाइट नहीं है? तो देखिए फ्लिपकार्ट से आप सामान मंगवाते हो, अमेजोन से भी सामान मंगवाते हो, ये दोनों फेमस वेबसाइट है जो ई कॉमर्स मतलब जहां से आप सामान मंगवाते हो।
ऑनलाइन खरीदी करते हैं वो ई कॉमर्स। और भीम यूपीआई, ये आप जानते हो कि ये पैसा ट्रांसफर करने का यूपीआई है, ठीक है, यूपीआई ऐप है। ये ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है। और jabang.com ये भी शॉपिंग साइट है। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी सही होगा, भीम यूपीआई जो पैसा ट्रांसफर करने के लिए होता है। अब क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? ठीक है, सोशल मीडिया साइट मतलब यही है फेसबुक, जहां आप लोगों से चैटिंग करते हो, एक दूसरे से वार्तालाप, फोटो शेयर करते हो, वो सब सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो फेसबुक तो है ही है, आपका इंस्टाग्राम भी है ना, जो आप डेली यूज करते हो, मोस्टली लोग यूज करते हैं। डी ऑप्शन है लिंक्डइन। इनका नाम आपने बहुत कम सुना कि ये बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस डील के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए होता है लिंक्डइन, लेकिन है ये भी सोशल नेटवर्क वेबसाइट, ठीक है। तो ये तीनों है। अब यहाँ पे आंसर सी है गूगल सर्च। गूगल सर्च एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है जो सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। वहाँ कोई भी टॉपिक की आप जानकारी ढूंढना चाहते हो ढूंढ सकते हो। कम्युनिकेशन के लिए गूगल सर्च काम में नहीं आता है। तो यहाँ पे आंसर सी सही है। बाकी तीनों आपके सोशल मीडिया के ही प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, और लिंक्डइन। लिंक्डइन होता है बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से निम्न में से कौन सी सेवाएं प्राप्त की जा सकती है? ठीक है, ऑप्शन ए लिखा पारंपरिक राजस्थानी हस्तशिल्प के लिए ऑनलाइन खरीदारी करना, नहीं, गलत है ये। बी है राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करना, ये भी नहीं है, ठीक है। और डी जो नहीं है वो बता देता हूँ, ट्रेन टिकट बुक करने के लिए भी ये सुविधा नहीं है। यहाँ पे ये ऑप्शन सी सही है, संपर्क पोर्टल, ठीक है। यह सरकारी विभाग की शिकायतों और शिकायतों को पंजीकृत करने के लिए है। अगर आपको किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से, सरकारी विभाग से अगर शिकायत है तो आप राजस्थान संपर्क पोर्टल ऐप भी है इसका और वेबसाइट भी है, उस पर आप संपर्क करके आप उसकी कंप्लेन दर्ज करा सकते हो, जो निश्चित समय अवधि में आपको वापस का फीडबैक भी दिया जाएगा, ठीक है। तो वो आपकी शिकायत उस विभाग तक जाएगी कि आपकी ये शिकायत है, तो विभाग से पूछा जाएगा क्यों नहीं निवारण हो रहा है, और प्रेशर होगा कि वो उसका निवारण करे, और आप तक फीडबैक भी इसका आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21, आधार नामांकन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक डेटा जमा किया जाता है? तो आधार के लिए आपसे क्या डेटा लिया जाता है? फिंगरप्रिंट वगैरह सब लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर है रेटिना स्कैन। आपको पता होगा आंख के ऊपर वो रख के मशीन डिवाइस, उससे रेटिना का स्कैन भी लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो ऑप्शन ए आवाज पहचान तो नहीं है, ऑप्शन बी सही है रेटिना स्कैन। आपका डीएनए सैंपल नहीं लिया जाता, ठीक है, और चेहरे की पहचान भी नहीं ली जाती, फोटो होता है। बट इसका जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है रेटिना स्कैन, ठीक है। और बाकी फोटो कैप्चर होता है, उसको आप चेहरे की पहचान बोल सकते हो। तो वो देखो इंस्टी का मैटर, अगर इंस्टी उसमें भी चाहे डिस्प्यूट अगर कोई कर दे इस मैटर को भी, तो इसमें भी बोनस बन सकता है। बाकी इसमें रेटिना स्कैन जो है वो एग्जैक्ट है, ठीक है। रेटिना स्कैन आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें ये लिखा है कौन सा बायोमेट्रिक डेटा लिया जाए, बायोमेट्रिक लिखा है, ठीक है। तो बायोमेट्रिक आपका रेटिना स्कैन ही लिया जाता है, ठीक है ना। बाकी फिंगरप्रिंट होता है वो भी सही होता है, बाकी आपका रेटिना स्कैन इसमें सही होगा, चेहरे की पहचान नहीं होगा ना। क्वेश्चन नंबर 22, पैन कार्ड के लिए कहाँ आवेदन करना होता है? तो पैन कार्ड के लिए एनएसडीएल की वेबसाइट पर आवेदन करना होता है। एनएसडीएल की वेबसाइट जो पैन कार्ड का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 23, एमएस वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल और आकार को बदलने के लिए कौन सा मेन्यू विकल्प प्रयोग किया जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके लिए यूज होता है? तो फॉन्ट यानी जो लिखावट है उसका आकार, स्टाइल, ये सब चेंज करने के लिए फॉन्ट ऑप्शन यूज होता है, ठीक है। जैसे फॉन्ट सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, एमएस वर्ड 2010 में आपके द्वारा संदर्भित की गई पिछली क्रिया को पाने के लिए कौन सा कुंजी संयोजन प्रयुक्त होता है? व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू अनडू द लास्ट एक्शन इन एमएस वर्ड 2010? अनडू यानी लास्ट किया हुआ कुछ गड़बड़ हो गया हो तो पहले की स्थिति में जाना हो, तो उसके लिए कंट्रोल जेड यूज किया जाता है ना। जैसा आप पेंट में भी करते हो, हर प्रोग्राम में होता है, कुछ करते करते कुछ गलत हो गया तो आप क्या करोगे, उसको सुधारो मत, कंट्रोल जेड दबा दो, लास्ट आपने जो भी किया है वो एक्शन हट जाएगा, पहले जैसा आ जाएगा, थोड़ा उसके वन स्टेप प्रीवियस। तो कंट्रोल जेड इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा हिंदी में समझना थोड़ा टफ रहता है, इंग्लिश में देख लिया करो। अंडू वर्ड आते ही आपको पता चल जाएगा कि अंडू है, सॉरी क्या हो गया, इसको हटा दो, तो ये अंडू की वजह से हो जाएगा, ठीक है।
थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। MS वर्ड 2010 में जब आपका दस्तावेज मुद्रित होने पर कैसा दिखेगा, उसे देखने के लिए कौन सी विशेषता है? ठीक है, which feature in MS Word 2010 allows you to view how your document will look when printed? यानी कि ये ऐसा फीचर है प्रिंट प्रीव्यू, इसका सही आंसर है ये ऑप्शन। क्या आपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि आपको ये छापना है, आप पेपर प्रिंटर में डाल रहे हो कि इस पे छापेंगे, प्रिंट कमांड देंगे, तो एक्चुअल में देखो छपने के बाद तो पेपर में आपको दिख जाएगा कैसा दिखा, सही दिखा, गलत दिखा, कुछ कट गया मैटर, कुछ दूसरे पेज में रह गया। तो उससे पहले से आपको एक बार देखना हो कि जब छपेगा तो पेपर पे एग्जैक्ट कैसा दिखेगा, तो आप इसके अंदर प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन से देख सकते हो। तो एग्जैक्ट आपको इमेज दिखेगी कि ये पूरा पेज में ये लाइनें ऐसे ऐसे दिखेगी इस टाइप से, तो आपको छापने में परेशानी नहीं आएगी, पहले से आपको सैंपल दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। MS वर्ड 2010 में कौन सा रिबन टैब विकल्प आपके दस्तावेज में टेबल, चित्र और चार्ट जोड़ने के लिए होता है? तो कोई भी चीज इंसर्ट कराने के लिए, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावरपॉइंट हो, उसमें इंसर्ट टैब होता है। कोई आपको फोटो जोड़ना हो, कोई टेबल डालनी हो, कोई चित्र डालना हो, तो इंसर्ट टैब इसका राइट आंसर होगा। आंसर बी, इंसर्ट टैब। क्वेश्चन नंबर 27, 27। MS वर्ड में दस्तावेज सहेजने के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? What is the default extension for saving document in MS Word 2010? तो यहाँ पे होता है DOCX। देखिए 2007 MS Word के 2007 संस्करण तक, यानी एडिशन तक, वर्जन तक DOC होता था, लेकिन 2007 के बाद यानी 2010 से इसके आगे X और जुड़ गया तीनों में, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट में। तो इसका सही आंसर होगा DOCX, .docx एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 28। MS Word 2010 में दस्तावेज की पंक्ति की शुरुआत में तेजी से जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी संयोजन का उपयोग होता है? तेजी से जाने के लिए देखिए, आप किसी भी लाइन में हो MS Word में, कोई एक लाइन है, उसके बीच में आपका कर्सर है या उसके एंड में जा रहे हो और आपको सीधा लाइन के स्टार्टिंग में पहुंचना है, तो आप सीधा कीबोर्ड पे होम बटन होता है, आप होम दबा दो, आपका कर्सर सीधा लाइन के स्टार्ट में आ जाएगा, आपको माउस और ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा होम दबा दो, स्टार्टिंग में आप आ जाओगे। तो होम की आंसर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29। MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट को मध्य में संरेखित करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज होता है? ये अलाइनमेंट का पूछता है, आप इंग्लिश में देखो आपको पता चल जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अलाइनिंग सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ MS वर्ड? कुछ चीज को सेंटर से आपको लिखना हो तो शॉर्टकट की है कंट्रोल ई, तो आपकी जो लिखावट है वो सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है सेंटर, एक होता है जस्टिफाई। तो इसमें सेंटर के लिए होता है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल ई, तो बी आंसर सही है इसका। अभी लास्ट पेज रहा है आपका। क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन। एक्सेल 2010 में नंबर्स की एक रेंज में सबसे अधिक वैल्यू खोजने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? एक नंबर की रेंज है, आपको ये ज्ञात करना है कि इन सब में से बड़ी संख्या कौन सी है, भले वो नंबर की रेंज 4 की हो, 50 की हो या बड़े हजार या लाख की भी हो। लाख में से भी आपको चाहिए कि सबसे हाईएस्ट मार्क कौन सा है, कि भाई किस लड़के के सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर आए, या सबसे ज्यादा नंबर थे कितने, भाई 100 में से 99 सबसे हाईएस्ट है, 97 हाईएस्ट है, तो आपको उसमें मैक्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर का निशान करके मैक्स लिखिए और ब्रैकेट में कौन सी सेल से कौन से सेल तक करना है उसका रेफरेंस दीजिए, तो सबसे अधिकतम संख्या होगी वो आ जाएगी। तो ऑप्शन सी सही है, मैक्स। ठीक है, ये 7वां पेज चल रहा है। आपकी जो बुकलेट है कम से कम 9 पेज की आती है क्वेश्चन की, तो आप उसी हिसाब से जो नए स्टूडेंट है वो तैयारी कीजिएगा, पुराना अंदर कर दी है। क्वेश्चन नंबर 31। MS एक्सेल में 2010 में वी लुकअप फंक्शन क्या करता है? तो वी लुकअप फंक्शन क्या करता है? पहला आंसर सही है, एक रेंज में विशिष्ट शर्त को पूरी करने वाली सेल्स की संख्या की गणना होती है। कई बार कुछ कंडीशन होती है कि इसमें से यहाँ तक इस प्रोडक्ट का सेल कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक इस प्रोडक्ट का सेल कितना हुआ। ठीक है, तो ऐसा कोई विशेष कंडीशन है, कोई विशेष कंडीशन आपने रखी है, तो उसके लिए वी लुकअप फॉर्मूला यूज किया जाता है। बात समझ, वी लुकअप। क्वेश्चन नंबर 32। MS एक्सेल में डेटा मान्यता की सुविधा यानी डेटा वैलिडेशन, ठीक है, तो डेटा वैलिडेशन, ठीक है, की सुविधा क्या होती है वो आपसे पूछा गया है। तो डेटा वैलिडेशन क्या होता है? ऑप्शन सी सही है, सेंटर सेल में एंटर किए जाने डेटा किसी प्रकार से प्रतिबंधित करना।
प्रतिबंधित करना मतलब डेटा वैलिडेशन, मतलब ये डेटा आना चाहिए, ये डेटा यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं है, इस टाइप से उसको प्रतिबंधित करना। समझ रहे हो आप बात को? नंबर से तो नंबर से आना चाहिए, कितने डिजिट तक आना चाहिए, नाम आना चाहिए, अल्फाबेट आना चाहिए, क्या ऑप्शन उसमें आना चाहिए, क्या ऑप्शन टाइप कर दो टाइप ही नहीं हो, तो ये वैलिडेशन होता है। ठीक है, तो ये एक्सेल में डेटा वैलिडेशन फीचर्स का यूज है। एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानों को पूरा करने वाले एक रेंज में कितनी सेल की संख्या को कितनी सेल की संख्या को गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये काउंट फॉर्मूला है, जिसमें पर्टिकुलर आपको देखना हो कि भाई कौन सा ब्लैंक है कौन सा भरा हुआ है, ऐसा पर्टिकुलर आपको करना हो तो उसके लिए काउंट एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो which Excel 2010 function is used to count the number of cells in range that meet specific criteria, किसी विशेष क्राइटेरिया के सेल्स की संख्या ज्ञात करने के लिए, मतलब उनके खानों की संख्या कि कितनों में ये डेटा भरा हुआ तो काउंट इफ होगा। एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है? ओरिएंटेशन मतलब ये होता है कि आपको सीधा छापना है कि आड़ा छापना है, वो होता है ओरिएंटेशन। ठीक है, एक पेपर होता है सीधा, ठीक है, एक होता है आड़ा। ठीक है, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ पेपर, जैसे एक पेपर है, ठीक है, कुलक्ष्मी पर संग्रामी स्कूल का पेपर है, ये जो मैं पकड़ा हूँ ये सीधा है, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट कहलाता है, ये सीधा छपा हुआ है। ये ऐसे भी छपा हुआ हो सकता था, यहाँ नाम होता है ऐसे होता है आड़े में, उसको बोलते हैं लैंडस्केप। तो जनरली आप एक्सेल या किसी भी प्रोग्राम, एक्सेल और MS वर्ड में आप कोई लिखते हो और उसको प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे तो वो बाय डिफॉल्ट ऐसा पोर्ट्रेट ही छपेगा, ऐसा नहीं छपेगा, ऐसा ही छपेगा। अगर आपकी नीड है कि नहीं मुझे तो ऐसे आड़े में छापना, लाइनें लंबी लंबी होगी, तो आप उसको ऑप्शन से क्लिक करके उसको कर सकते हो लैंडस्केप। बाकी इसका आंसर होगा पोर्ट्रेट। आप डायरेक्ट कुछ ऑप्शन क्लिक किए बगैर छापोगे तो पोर्ट्रेट इसी रूप में आएगा, ये सीधा खड़ा है ना, ये होता है आड़ा, तो ये खड़ा मतलब पोर्ट्रेट, ये लैंडस्केप। अब लास्ट का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो तो प्रथम स्लाइड से शुरू करने के लिए कीबोर्ड में कौन सा शॉर्टकट की है? तो प्रथम स्लाइड से ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ये प्रश्न आप आगे वाले जो स्टूडेंट है वो भी ध्यान में रखें, और एक दो एग्जाम को छोड़ के आगे पूछा जाता है। आपको स्लाइड शो चलाना हो तो फंक्शन की F5 दबाओगे तो पहले स्लाइड से स्लाइड शो चलने लगेगा। ठीक है, तो F5 से ही होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो आंसर की का प्रोग्राम है वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सही आंसर लिखे होंगे, आपके 28 नंबर हो जाएंगे, या कुछ हो सकता है एक दो प्रश्नों के आपको बोनस भी मिले, अगर यूनिवर्सिटी हमारी बात को मानती है और भी सेंटर वाले इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे, मानती है तो बोनस अंक हो सकता है मिले। फिर भी आप देखिएगा अगर आपके 28 प्रश्न सही है तो आप निश्चिंत ही पास हो, और अगर 28 प्रश्न सही नहीं है, अगर एक दो प्रश्न कम सही है, 26 प्रश्न सही है, तो एक बार आप रिजल्ट का वेट कीजिएगा, और रिजल्ट, हाँ रिजल्ट बताओ, कई प्रश्न मुझे पूछेंगे कैसा रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो जनरली एग्जाम के 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट आता है, यानी 15 दिन तो रिजल्ट आएगा नहीं, 15 दिन तक तो पहली बार एक आंसर की आएगी यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफिशियल, फिर उसका कुछ विरोध होगा, फिर उसको वापस हम उसके क्लेम भेजेंगे भाई ये आंसर नहीं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो यूनिवर्सिटी अगले हफ्ते दूसरे हफ्ते फाइनल आंसर की भेजेगी। ठीक है, 14 दिन तो इसमें लग जाएंगे लगभग, और 14 से 20वें दिन तक आपको रिजल्ट आने की संभावना है, कई बार थोड़ा डिले भी होता है, तो टेंशन मत लीजिएगा। आप सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पे आप देखते हो, हम कहीं ना कहीं स्टेटस या आपके ग्रुप में जो ऑफिशियल आंसर की वो भी दे देंगे, और रिजल्ट जब भी आएगा तो वो आपको मैसेज भी आता है रिजल्ट का, या आप आज से 20 दिन बाद 15 दिन बाद फोन करके पूछ सकते हो कि रिजल्ट आया नहीं आया, यूनिवर्सिटी का लिंक भेजेंगे, आप उसमें रोल नंबर डाल के अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हो। किसी को प्रॉब्लम आए आप हमारे सेंटर से संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो देख लीजिएगा, और नए स्टूडेंट है जिनका अभी एग्जाम होना है वो भी इस पेपर को देख लीजिएगा, इस टाइप का पेपर आता है, उसके हिसाब से तैयारी करें, तैयारी में कोई कमी नहीं रखें। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है वो भी ऑफिस पे आते रहे, और भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो आप आ सकते हो। जिन्होंने नया एडमिशन लिया है वो अपनी किताब प्राप्त की नहीं की संपर्क कर ले हमसे। ठीक है, और भी कोई नए स्टूडेंट जुड़ना चाहते तो जुड़ सकते हैं। जैसे कि आपने अपनी सर्विस देखा, हम स्टूडेंट को हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते शुरू से, जब से उसने एडमिशन लिया है। सबसे पहले उसके असेसमेंट वगैरह सारे करवाते हैं। कई मैंने सेंटर की शिकायत सुनी है, पैसा लेके सेंटर वाले कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, खबर भी नहीं देती स्टूडेंट को, असेसमेंट भी करते नहीं है। ठीक है, या खुद ही बाद में किसी से पैसा देके या जैसे भी करवा देते हैं, तो ऐसे में क्या स्टूडेंट में कमी रह जाती है। आप जब अपना खुद का कार्य खुद हाथ से करते हो तो ये फाइनल एग्जाम दिया इसमें भी आपके अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि आपने पहले असेसमेंट किए होते हैं। लेकिन आप जब किसी और से करवाते हो तो वो चीज क्या है, वो तो आपको थोड़ी फायदा मिला उसका, ये पढ़ाई का कार्य है, कोई कार्य तो है नहीं कि आपने किसी और को दे दिया, तो आपका कार्य आप खुद करते हो ना, तो वही नॉलेज मिलती है, तो उससे आप आपके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। ठीक है, और नए एडमिशन चालू है, और भी आपके मित्रों के दोस्तों के एडमिशन करवा सकते हो, साई गुरुकुल सबसे पुराना सेंटर है,
24 साल से अधिक समय हो गया हमको, 1999 से हम नंबर 1 है। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।